गुड इवनिंग एवरीवन, मैं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात होगी पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, इस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी जो ऐसा लगता है कि मुकम्मल तौर पे लेट चुकी है, इस हवाले से। और ये बात करेंगे कि हुकूमत क्या चाहती है और अपोज़िशन इमरान खान साहब जो इस वक़्त हुकूमत में नहीं है, वो क्या चाहते हैं और अवाम किसकी तरफ देख रहे हैं। इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे और इसके लिए मुझे जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट डॉक्टर बशारत हुसैन साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बड़ी सिंपल है, इकॉनमी का हाल भी ख़राब है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इस वक़्त सर किसके कंट्रोल में है, पाकिस्तान को चला कौन रहा है और आगे क्या हो सकता है? आपकी क्या नज़र है मौजूदा हालात पे? इस्लामाबाद के अंदर आप मौजूद हैं। देखिए जी, ये जब नो कॉन्फिडेंस वोट हुआ और उसके बाद इमरान खान साहब को शिकस्त हुई, तो उन्होंने उसको एक जो है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तौर पे उसको तस्लीम नहीं किया। हालाँकि ये डेमोक्रेसी है, इसमें जो भी मेजॉरिटी में होता है, उसकी हुकूमत बनती है। आपकी कोalition गवर्नमेंट थी, आप मेजॉरिटी में नहीं रहे, आप अपने साथ नहीं रख सके अपने साथियों को, वो दूसरी तरफ चले गए और जो है अब उनकी हुकूमत बन गई। इन्होंने लेकिन उसको पहले दिन से तस्लीम नहीं किया। उसके बाद इन्होंने पहले दिन से ही अपने माजूली के इन्होंने मुजाहरे शुरू कर दिए, इन्होंने जुलूस शुरू कर दिए, इन्होंने जलसे शुरू कर दिए और एक जो है थ्रेट देनी शुरू कर दी कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे आखिरी हफ्ते में मई के, यानी इस महीने। जी। अब कल भी इन्होंने मुल्तान में ऐलान किया है कि हमारा लॉन्ग मार्च जो है 25 और 29 मई के दरमियान किसी भी तारीख को शुरू हो सकता है जी। और ये मुल्तान से सीधे पेशावर चले गए हैं। अब देखें, इस तरीके से थ्रेट करना कि मैं लाखों लोग लेकर इस्लामाबाद आ जाऊंगा, अगर खूनी आपने इनकलाब लेके आऊंगा। नहीं लेकर आऊंगा और जो है मैं हुकूमत को टॉपल कर दूंगा, वरना तो फौरी तौर पे इंतखाबात कराओ। देखिए, बात ये होती है, किसी भी ये या तो ये है ना कि ये इस तरह से एजिटेशन करके अपोजिशन ने हुकूमत ली हो इनसे, या किसी मार्शल लॉ के जरिए आई हो, या कोई फॉरेन इंटरवेंशन के जरिए आई हो, किसी दूसरे मुल्क ने जैसे कब्जा करके, जैसे बांग्लादेश पे किया था इंडिया ने, उस तरह करके कोई हुकूमत वहां कायम कर दी हो। फिर तो आप इस तरह की बातें करें कि मैं इसको जो है ना खूनी इंकलाब के जरिए खत्म करूंगा और मैं अपने 20 लाख 25 लाख आदमी लेकर आ रहा हूँ और अब वो जो है यहाँ पर अपनी हुकूमत कायम करेंगे। जमहूरी हुकूमतों में ये नहीं होता। जब आपने बाकायदा एक शिकस्त खाई है एक जमहूरी तरीके से, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए, आपकी कोalition गवर्नमेंट थी और कोalition पार्टनर आपके अलग हुए हैं आपसे, जो जिन्हें आप लोटे कहते हैं, जो अलग हुए थे, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि उनका वोट काउंट नहीं होगा, लेकिन उनके वोट के काउंट किए बगैर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हार चुके हैं एग्जैक्टली। और दूसरी पार्टी जो है वो जीत चुकी है और उनका वज़ीर आज़म आ चुका है। अब इस ये जो टेन्योर है, ये जो 5 साल पूरे करने होते हैं एक हुकूमत को, उसमें अभी 1.5 साल बाकी है। उस 1.5 साल से पहले आप क्यों इलेक्शन कराना चाह रहे हैं? अगर जो है उसके लिए आप इस तरह दबाव डाल के करते हैं, तो ये जमहूरियत तो ना हुई। सर जमहूरियत में तो सर एक चीज छोटी सी, बिल्कुल आपने डेमोक्रेसी की बात की कि डेमोक्रेसी में ये वाली चीजें नहीं होती। जलसा भी कर सकते हैं, जुलूस भी कर सकते हैं, धरने भी दे सकते हैं, लॉन्ग मार्चेस भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाली बात नहीं है कि अगर मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता तो मैं खुदा न खास्ता आपका गिरबान पकड़ूंगा। ये बिल्कुल नहीं होता, ये डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं है। ये गालम गलोच जो लैंग्वेज इमरान खान साहब यूज कर रहे हैं, क्या सर आपको नहीं लगता कि वो एक डिक्टेटर माइंडसेट के साथ, एक जिसे कहते हैं हिटलर की फुटप्रिंट्स हमें नजर आ रही है इमरान खान साहब के अंदर? देखिए, मुझे बड़ा अफ़सोस होता है कि एक ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा आदमी, जिसने कि अपनी सारी उम्र जो है जवानी अपनी सारी यूरोप में गुज़ारी है, और वो उसका उठना-बैठना ऐसे लोगों में था जो कि देखिए, मैं इंग्लैंड में मैं भी बहुत अर्सा रहा हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया में भी रहा हूँ, अमेरिका में भी रहा हूँ। जी। इंग्लैंड के जो लोग हैं स्पेशली, वो बहुत ही तमीज़दार लोग हैं। जिस तरीके का लबो-लहजा इख्तियार कर रहे हैं इमरान खान साहब, ये तो और उसको बिल्कुल पसंद नहीं किया जा सकता। वहां पर सबसे जरूरी जो आप ये बड़े एक अजीब सी बात आपको लगेगी, पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी अगर इसको अवाम सुन रहे हैं, कि वहां पर गुस्से में आना और इस तरह गुस्से में आकर बातें करने को बहुत बुरा समझा जाता है।
वहां सबसे ज्यादा कामयाब इंसान उसको कहा जाता है जो गुस्से में अपने ऊपर काबू रख सके। और यही हमारा मजहब इस्लाम हमें सिखाता है कि आपको अगर देखिए ना, हुकूमत चली गई है तो लीगल तरीके से गई है, जमहूरी तरीके से गई है, कल को आप जीत कर दोबारा आ जाना जब वक्त आएगा। लेकिन इस तरीके से हरकतें करनी है। फिर आप एक स्पोर्ट्समैन है, अभी मैंने आज ये बात की कि आप बाहर के पढ़े लिखे हैं, बाहर इतना अरसा रहे हैं यूरोप में। और दूसरी बात यह है कि आप एक स्पोर्ट्समैन हैं, आप क्रिकेट के चैंपियन थे, क्रिकेट टीम के, आपने वर्ल्ड कप जीता है। एक स्पोर्ट्समैन जो है उसको तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी चाहिए। ये तो नहीं होता कि अगर वो मैच हार गया है तो सब कुछ फेंक कर वो कह दे कि नहीं जी मैं तो जो है इस मैच को मानता ही नहीं, नतीजे को पिच को जो है वो खराब करके और वो भाग जाएगा। भाग जाए। तो ये तो कोई तरीका ना हुआ ना। तो अब ये है कि अब आपने ये पूछा है कि आइंदा होगा क्या। देखें, एग्जैक्टली। मैं सूरत हाल को खराब होता हुआ देख रहा हूँ, क्योंकि अभी 25 मार्च को और आज जो 25 है मई को उन्होंने कहा है वहां पे जो आपके पिछले वजीर आला थे केपीके के परवेज महमूद खटक खान। साहब के शायद परवेज खट्टर, यस, बिल्कुल, यस। 27 से 29 मार्च तक मई तक ये जो है लॉन्ग मार्च शुरू हो जाए। 27 और 29 मई के दरमियान ये शुरू हो जाए। तो 27 मई में अब कितने दिन रह गए हैं? 6-7 दिन रह गए हैं। तो अब जो हम लोग हैं इस्लामाबाद में, देखें इस वक्त बच्चों के ए लेवल्स ओ लेवल्स के इम्तहान चल रहे हैं, जी। बाकी तमाम स्कूलों के इम्तहान हो रहे हैं। अगर ये इस तरीके से आकर बैठ जाते हैं, ओ लेवल ए लेवल के एग्जाम पहले हमारे नहीं हो सके 2 साल कोविड की वजह से, अब ये फिर आगे डिस्टर्ब कर देंगे। किसका नुकसान होगा? कितना इकोनॉमी हमारी पहले ही उसका बेड़ा गर्क कर चुके हैं ये लोग। इन्होंने जो 40 महीने की इनकी हुकूमत थी उसमें इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया है हर तरीके से। इन्होंने अमीर को अमीर तर किया है, सारी मराहत, सारे इंसेंटिव्स, तमाम जो ये वो देते हैं हराम के पैसे को हलाल करना, व्हाइट मनी बनाना, ब्लैक मनी को, उसके लिए जो जो कुछ कर सकते थे इन्होंने अमीर तरीन और करप्ट तबके के लिए किया है। अमीर को अमीर तरीन बना दिया है और गरीब को गरीब तरीन दिया, मिडिल क्लास को खत्म कर दिया। तो जब अच्छा सर। आपने इकोनॉमी का ऐसा बेड़ा गर्क किया था तो अब आप कुछ अरसे उसको चलने देते। आपने जाने से पहले आपने जब देख लिया था कि आप हारने वाले हैं और आप नहीं ले सकेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो आपने 10 रुपए कम कर दिए पेट्रोल पे, आपने जो है बिजली पे कम कर दिया, सिर्फ इसलिए 500 का। ये कहते हैं बारूदी सुरंगें बिछाना, एग्जैक्टली। माइंस लगाना। इन्होंने माइंस लगा दी कि ये जहां पे हाथ रखेंगे वहां से ये रोएंगे। ये सबसे बड़ा ये है, बड़ी मुसीबत है कि अगर ये, अब पेट्रोल हो गया दुनिया में बहुत महंगा, एग्जैक्टली। अब अगर ये पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाते हैं तो ये इनकी हुकूमत अनपॉपुलर होती है। दूसरी ओके। तरफ जो दबाव है शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, सबसे बड़ा दबाव ये है कि उनके जो भाई साहब हैं, जो 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं, नवाज शरीफ साहब, बड़े मियाँ साहब। बड़े मियाँ साहब, उनको भी बहुत जल्दी है इलेक्शंस की, नवाज शरीफ साहब की तरह। और ये बड़ी हैरानगी की बात आपको लगेगी कि दोनों, मियाँ नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब, ये दोनों बहुत जल्द इलेक्शन कराना चाहते हैं, फौरन इलेक्शन कराना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही ये समझते हैं कि हमें 2/3 मेजोरिटी मिल जाएगी और हमें किसी को साथ मिलाने की जरूरत नहीं होगी, जैसे चाहेंगे हम हुकूमत करेंगे। इसमें इस वक्त जो जरूरत थी वो ये थी कि शहबाज शरीफ साहब को अपने साथ टेक्नोक्रेट्स को मिलाकर 1.5 साल हुकूमत करते। ये वैसे अगर 5 साल इनको मिल जाते तो और अच्छा था। और ये इसकी इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे, सीपैक था जिस तरीके से, गवादर का था प्रोजेक्ट, ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे सीपैक के साथ जो 9 बनने थे, तो जल्दी से जल्दी मुकम्मल करते, एनर्जी का मसला हल करते। अब देखें आप 16-16 घंटे दोबारा लोड शेडिंग शुरू हो गई है। मुल्क का तो आपने क्या हासिल कर दिया है। तो बहुत सारी अच्छा चीजें सर। खराब हैं और इनको ठीक करने की जरूरत है। अच्छा सर, एक चीज और है, डॉलर डबल सेंचुरी में मतलब डबल सेंचुरी क्रॉस कर गया और नॉट आउट है अभी, क्योंकि वीकेंड की वजह से रेट्स नहीं आते सैटरडे संडे को, लेकिन मंडे से फिर यही लग रहा है कि वो शायद उसकी परवाज जो है वो आगे की तरफ है। एक सर एक चीज तो ये, क्योंकि एक्सपीरियंस टीम है शहबाज शरीफ साहब के पास, लेकिन सर आपको लगता नहीं कि डिसीजन पावर नहीं है उस तरीके से जिस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं? मियाँ साहब का प्रेशर है, एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर है, या अपने अलाइज का प्रेशर है? कौन उनको जो है, हालांकि शहबाज शरीफ साहब को सर हमने पंजाब में देखा है 3 या 4 दफा, नो डाउट अबाउट इट, कि मतलब
ही इज वन ऑफ द बेस्ट सीएम ऑफ पंजाब। हम लाहौर को देखते हैं या मुल्तान को देखते हैं या फैसलाबाद को या सियालकोट को देखते हैं तो हमें नजर आता है कि वाकई एक बड़ा अच्छा इनका सीएम रह चुका है और उसने काम भी किए। बिल्कुल ऐसा है। असल में इनके जो इत्तेहादी हैं उनका प्रेशर नहीं है इन पर, उनका प्रेशर ये है कि आप 1.5 साल मुकम्मल करें, क्योंकि वो देखें उन्होंने जो मूव चलाई थी ये डिसाइड करके चलाई थी कि हम 1.5 साल जो है जब तक कि इस पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी होती है उस वक्त तक हम हुकूमत करेंगे और उसके बाद हम इलेक्शंस कराएंगे। उनका तो प्रेशर इनके ऊपर नहीं है, इनके ऊपर प्रेशर है अपने भाई साहब का, जिन्होंने पूरी कैबिनेट को बुला लिया था इंग्लैंड, और वहां पर इन पर जो भी प्रेशर डाला गया है। और इन पर जो प्रेशर है वो है जो कि इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस, ये जो यूक्रेन का रशिया का जो जंग है इसकी वजह से जो क्राइसिस आया हुआ है, इसकी वजह से फ्यूल प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं दुनिया में। अब अगर ये फ्यूल प्राइसेस बढ़ाते हैं तो ये अनपॉपुलर होते हैं, और कोई पता नहीं कि इनको ये फैसला करना पड़ जाए कि ये असेंबलीज तोड़ें, उसमें इनके ऊपर इमरान खान की तरफ से भी दबाव आ रहा है। अब अगर आकर यहाँ पर लाखों आदमी आकर बैठ जाते हैं इस्लामाबाद में तो वो ये एक दबाव होगा। इनके ऊपर अपने भाई की तरफ से भी दबाव है। जो मरियम नवाज साहिबा हैं वो बाकायदा कह रही हैं हर जलसे में कि इलेक्शन फौरन होने चाहिए, हम क्यों पिछली हुकूमत का बोझ जो है उठाएं। तो जो नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादियां हैं उनकी तरफ से तो बिल्कुल इमरान खान और वो एक पेज पर हैं। बाकी इत्तेहादी और ये जो है शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि हम 1.5 साल कम से कम जो है इस हुकूमत को चलाएं और इसके हालात बेहतर करें। इसी चक्कर में जो $200 आप अगर मैं मुझे आप जी जी प्लीज आप बिल्कुल आप बात ये सारी जो है ये शरारत हो रही है। आपकी इकोनॉमी को इस तरह नहीं बैठी है कि एकदम बैठ जाए, ये सब शरारत है। ये प्रेशराइज किया जा रहा है शहबाज शरीफ साहब को कि ये इलेक्शन कराएं। जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है बहुत जालिम है, उसने इमरान खान साहब से बहुत फायदा उठाया है। उसको ये पता है कि अब जो ये आया है शहबाज शरीफ ये काम कराएगा तब इनको जो है कमाने देगा। ये इमरान खान साहब को तो क्योंकि पता कुछ नहीं था ना, बिल्कुल बिल्कुल कोरे आदमी हैं, बिल्कुल उनको तो जो जिसने जो बता दिया उन्होंने कर दिया। तो इन जो ऐसे चालाक लोग थे, स्पेशली ये जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनके इर्द गिर्द जो बड़े जिम्मेदार हैं जिनका कब्जा है इनके ऊपर, चारों तरफ से घेर रखा है, उनको अब ये परेशानी हो गई कि अगर ये शहबाज शरीफ आ गया तो हमें हम जो कमाई कर रहे थे दबाकर और लूट रहे थे अवाम को, ये करने नहीं देगा और ये डेवलपमेंट की तरफ जो है वो ज्यादा फंड्स लगाएगा। तो उन्होंने ये एक चक्कर चलाया हुआ है, ये सारा मैनिपुलेटेड है। इसमें ये बड़े बिजनेसमैन, सनतकार, एक्सपोर्टर्स और ये जो मनी चेंजर्स हैं ये सब शामिल हैं। और स्टॉक मार्केट को भी गिराया जा रहा है, लेकिन स्टॉक मार्केट की वैसे तो कोई हैसियत ही नहीं है। स्टॉक मार्केट गिरे या ऊपर जाए ये आपकी इकोनॉमी का इंडिकेटर नहीं है, ये सारा सट्टा है। तो इससे मैं नहीं समझता। देखें एक डॉक्टर अशफाक हसन खान है जो कि नस्ट के सीनियर इकोनॉमिस्ट बिल्कुल, उनका एक जो इंटरव्यू अभी रिसेंटली आया है, वो पहले भी क्रिटिसाइज करते रहे थे इमरान खान गवर्नमेंट को, लेकिन अभी उन्होंने ये बताया है कि देखें 31 से 32 बिलियन डॉलर्स की आपकी एक्सपोर्ट्स हुई हैं एक साल में, बल्कि 10 महीने में, जुलाई से लेके अभी तक। और आपका जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं वो आई हैं तकरीबन इसी इतनी 31-32 बिलियन डॉलर्स वो आई हैं, जो तारीख में कभी नहीं हुई इस तरह कि इतनी एक्सपोर्ट्स हुई हैं और इतनी रेमिटेंसेस आई हो। इसके अलावा बाकी इंडिकेटर्स भी सही हैं। ये सिर्फ जो शरारत है वो रुपए को गिराना है डॉलर के मुकाबले में। जब नेपाल जैसा मुल्क, इंडिया जैसा मुल्क, जिनकी इकोनॉमी कोई हमसे बहुत बेहतर नहीं है, ये जब इनका रुपया जो है वो 60, 70, 80 पर रह सकता है, तो हमारा क्यों जो है वो 200 पर चला गया। ये सारी शरारत है और इस हुकूमत को गिराने के लिए शरारत है, और ये एक्सपोर्टर्स को फायदा देने के लिए, और जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको फायदा देने के लिए ये सारी शरारत। सर एक चीज और, मियां शहबाज साहब कहते हैं कि जी अगर हमें गारंटी नहीं दी जाती, शेख रशीद साहब कुछ और कहानियां सुनाते हैं, मतलब वो तो मुझे खैर वो एक मदारी एज ए जगलर में उनको लेता हूं, बट शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि अगर हमें ये गारंटी नहीं दी जाती कि हम ये अनपॉपुलर डिसीजंस ले लें जो आप बता रहे हैं पेट्रोलियम के या बाकी चीज़ों के, और उसके बाद हमारी हुकूमत ख़त्म कर दी जाती है, इट्स मीन के मतलब अभी तक हमारी वो जो बागें होती हैं वो कंट्रोल बाय रावलपिंडी और इन इस्लामाबाद, क्या चक्कर क्या है? देखिए जी, रावलपिंडी ने तो साफ कह दिया है कि वी आर नॉन अलाइंड,
हम गैर जानिबदार हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही आपने कही है कि यही डर है शहबाज शरीफ साहब को, इधर हम बढ़ा दें, हम अनपॉपुलर हो जाएं और अवाम चीखने लगें कि तुमने ये इतनी ज्यादा कीमतें बढ़ा दी हैं बिजली, गैस की और फ्यूल की। और उसमें देखें ना, खकान अब्बासी साहब जो हैं, शाहिद खकान, वो बहुत जोर लगा रहे हैं, और तमाम जो सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट हैं हुकूमत के पेरोल पर, वो और जो ये बैठे हुए हैं मुख्तलिफ इदारों में, ये भी यही कह रहे हैं कि आप फौरी तौर पर कीमत बढ़ाएं, फौरी तौर पर कीमत बढ़ाएं। फौरी तौर पर कीमत बढ़ाने पे ये हुकूमत बहुत बुरी तरह अनपॉपुलर हो जाएगी और ये फौरी तौर पे गिर सकती है। यही डर है शहबाज शरीफ साहब को कि अगर हमसे ये फैसले ये करा लेते हैं और कल को फिर ये हमें मजबूर करते हैं इमरान खान की तरफ से, कॉर्पोरेट इदारों की तरफ से, ये जो इतने इकोनॉमिस्ट हैं ये सारे के सारे, कि नहीं जी अब तो आप फौरन इलेक्शन कराएं, आपसे तो मुल्क चल नहीं रहा, तो फिर तो हम बिल्कुल हार जाएंगे। ये वजह है कि ये डिसीजन ले नहीं रहे। हाँ, ये जरूर ये करना चाह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग बुलाकर उसके सामने ये रखें कि ये सूरत हाल है, ताकि फिर ये है कि सारे हर आदमी जो है, हर तमाम लोग ऑन बोर्ड। मैं ये कहता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ आप अपोजिशन को भी बुलाएं, आप इमरान खान साहब को भी बुलाएं। सर वो तो असेंबली से इस्तीफा दे चुके हो, तो कहते हैं इंपोर्टेड हुकूमत, मैं इनको मानता नहीं हूं, इंपोर्टेड हुकूमत ना मंजूर इनका मशवरा लें, वो हैशटैग चलाते फिर भी लें ट्रेंड, इनका मशवरा और सबको एक साथ इस चीज को आगे लेकर जाना चाहिए। दूसरी तरफ जो है IMF अपनी शर्तें बहुत ज्यादा बढ़ाता चला जा रहा है। मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि जब 31 बिलियन डॉलर की हमारी जो है एक्सपोर्ट्स हुई हैं और इससे ज्यादा के हमारे जो पैसा बाहर से जो भेजते हैं ओवरसीज पाकिस्तान उन्होंने भेजा है, हमें इनके सिर्फ $1 बिलियन मिलता है एक साल का लोन, जबकि ये जो है ये एक्सपोर्ट्स का, ये दूसरा ये हमारे पास जो है पैसा हुकूमत के खजाने में आता है। हम क्यों नहीं उसको खत्म कर देते? इस $1 अरब के लिए हम उधर से हमें $65 अरब मिल रहा है दूसरी तरफ से, हम क्यों इनके पीछे लगे हुए? उसके बाद आपने अपनी जो इंपोर्ट्स हैं, एक बड़ी अच्छी इन्होंने अभी ये SRO निकाला है जिसमें कि काफी ये पुरताइश जो अशिया हैं, ये लग्जरी आइटम्स को बैन किया, बैन लगाया है लग्जरी आइटम्स पर। तो ये जो है, अगर जो गाड़ियां हैं, देखें जापानी क्या कर रहे हैं हमारे साथ और ये कोरियंस क्या कर रहे हैं। इनसे ये वायदा हुआ था कि यहाँ पे पहले असेंबली प्लांट्स लगाएंगे गाड़ियों के, उसके बाद कुछ ही 1-2-4 सालों के अंदर यहाँ मैन्युफैक्चर हुआ करेंगे। कुछ नहीं हो रहा, ये वहां से पार्ट्स आते हैं और ये यहाँ पे इतनी बुरी क्वालिटी की गाड़ियां बनती हैं जो कि आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते। इनको बैन करें। सिर्फ 600 सीसी की गाड़ी जो है वो पाकिस्तान की मार्केट में आए, वो भी अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर है। उससे बड़ी जितनी गाड़ियां हैं अगर ये बनाते हैं, क्योंकि ये इन्वेस्ट कर चुके हैं यहाँ पर, और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अगर किसी फॉरेनर ने इन्वेस्ट किया है तो उसको उसके हकूक का ख्याल करे, बिल्कुल, क्योंकि इन्वेस्ट कर चुके हैं। 1300 जो 600 सीसी से बड़ी गाड़ी है, ये इनको हुक्म दिया जाए कि ये सिर्फ एक्सपोर्ट करोगे, तो जितनी बनाओगे तुम एक्सपोर्ट करोगे, पाकिस्तानी मार्केट में नहीं भेजनी। आप 5 साल के लिए बैन लगाकर देखें, आपका मुल्क जो है कितनी तरक्की कर जाएगा। राइट, बिल्कुल सही है सर आपकी बात। लेकिन जिस थर्ड क्लास किस्म की गाड़ियां हमारे यहाँ असेंबल्ड होती है, बनती, मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं होती, जस्ट असेंबलिंग है यहाँ पे, जितनी भी कंपनी, शायद अब 7-8 कंपनीज काम करती है, वो इतनी खराब हालत की है और कीमतें उनकी जो है वो 6 मिलियन और 7 मिलियन में, मतलब 1800 सीसी की और 1600 सीसी की गाड़ी आती है। सर हमें तो वो मतलब बेच देते हैं, लेकिन साथ हिंदुस्तान में जाके भेज दे, बांग्लादेश में जाके भेज दे, इनको लग पता जाएगा कि वो लोग करते हैं इनके साथ क्या है। लेकिन अफसोस के साथ इंडिया में ये जो BRV है इसकी, होंडा की, मैं आपको इस पे बता रहा हूँ, ये जब पाकिस्तान में लॉन्च किया इन्होंने तो यहाँ पे 22 लाख की थी, इंडिया में 5 लाख की थी, और इससे बेहतर क्वालिटी की सर उनकी गाड़ियां बनती है। हिंदुस्तान में जो गाड़ियां हम देखते हैं वो बहुत अच्छी कंडीशन की, मतलब गाड़ियां अच्छी क्वालिटी होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है वहां पे जो बनाते हैं। बिल्कुल कीमतें कम है। पाकिस्तान में जो बनाते हैं ये एक्सपोर्ट नहीं हो सकती, आपको पता है ये। सर कौन लेगा उसको? पाकिस्तान के अलावा उसको कौन लेगा? इवन ये करीब अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में हमसे बेहतर कंडीशन की गाड़ियां सर, मतलब मैं देख रहा होता हूँ वहां पे जलालाबाद में, काबुल में, हेरात में, दूसरे जगहों पे, कि जो 50 सालों से जंगजदा मुल्क है वो हमसे वो नहीं खरीदते। तो बाकी सर दुनिया का कौन सा मुल्क ऐसा मजबूर होगा कि वो पाकिस्तान से जो है इस थर्ड क्लास किस्म की गाड़ियां जो है वो इंपोर्ट करेगा? सर टाइम क्योंकि खत्म हो चुका है, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन किसी और शो में आपसे फिर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने शो ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।
बहुत शुक्रिया।